हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय। जी हां, एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है भाषा बोध एवं भाषा विकास। यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इस विषय के पहले और द्वितीय यूनिट की। जी हाँ, इसमें कुल 9 इकाइयां हैं, तो हम इसमें छोटी छोटी इकाइयां बांटी गई हैं 9 भागों में। कुछ लोगों की किताबों में ऐसा भी होगा कि नहीं बांटी वैसे, लेकिन फिर भी मैंने इसको 9 इकाइयों में बांट कर पढ़ाया है, जिसमें हम 2 इकाई की बात करेंगे जो कि है भाषा क्या है और भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। तो ये 2 इकाइयों की बात आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। सबसे पहली बात कि आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में जानेंगे। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस किस प्रकार के कोर्सेस ऑफर करते हैं, कैसे उसमें प्रवेश लिया जाता है और कैसे आप मनचाही कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानने मिलेगा इस पूरे वीडियो में, इस पूरे दोनों इकाइयों का अंक विभाजन जानने मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने मिलेंगे। साथ ही साथ डीएलएड की पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न उत्तर आए थे वो कौन से थे, वो और आने वाली डीएलएड की आगामी परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये भी हमें जानने मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखे कैसे जाते हैं और कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना होता है, सब कुछ वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए चैनल पर तो आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कोर्सेज, जैसे कि आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, एमपीडीटी, रीड, एमए, एमकॉम, एएनएम, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। साथ ही साथ रीड की तैयारी भी करवाई जाती है। गत वर्ष हमारे शिक्षण संस्था से 87 से भी ज्यादा छात्रों ने, सबसे ज्यादा 87 स्टूडेंट्स ने रीड का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको रीड के वीडियो, सीटेट के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे और आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में हजारों सैकड़ों छात्रों ने अभी तक अध्ययन किया हुआ है, प्रवेश लेकर अपनी मनचाही डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किया है। यदि आप भी डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप चाहे तो दूरस्थ शिक्षा पद्धति या फिर प्राइवेट या फिर रेगुलर या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो पूरा सुविधा आपको प्राप्त होगा। आप मनचाहे कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं, प्रवेश पाकर मनचाही डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और अपना सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, दिए गए नंबरों पे आज ही संपर्क कीजिए और जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी राज्य से आपने 10वीं 12वीं पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन किया हो, आपको प्रवेश मिल सकता है हमारे यहाँ। और बहुत ही सुविधाजनक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी होती है। सैकड़ों छात्रों ने अब तक हमारे साथ पढ़कर अपनी डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करके सरकारी शिक्षक बनने का, सरकारी पदों पर नियुक्त होने का सपना पूरा किया है। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी अगर इनको कर सकते हैं तो दिए गए नंबर संपर्क कीजिए, जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो अब जो स्टूडेंट्स, हमने श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर ली है, तो हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो इस वीडियो लेक्चर जिसमें भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 1 और 2 की बात करने वाले हैं। इसमें 2 इकाइयां सम्मिलित हैं। इसमें है भाषा क्या है, पहली इकाई, और दूसरी इकाई है भाषा विविधता और बहुभाषिकता। जी हाँ, भाषा क्या है और भाषाई विविधता और बहुभाषिकता, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे इकाई में आपको, इन दोनों इकाई में आपको अंक विभाजन की बात बता देते हैं कि इसमें अंक विभाजन कैसा है। तो इसके अंक विभाजन की बात करें, इकाई दोनों मिला के 4 नंबर की, यानी इकाई 1 2 नंबर की है और इकाई 2 भी 2 नंबर की है। तो कुल मिला के दोनों जो है 4 नंबर के लिए पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा तो नहीं है और 4 नंबर का है, और 2 तो इसमें एक इकाई से, तो 2 नंबर के लिए बड़ा प्रश्न तो पूछ नहीं सकता। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर से, इस इकाई से, ये ध्यान रखें। कभी भी आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आप स्मार्ट वर्क समझिए कि भाई जब यहाँ पे 2 ही नंबर का एक इकाई है, तो यहाँ पे जब 2 नंबर का इकाई है तो यहाँ से 4 नंबर का सवाल तो पूछ नहीं सकता। हमेशा हमें 2 नंबर है, यानी कि या तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा वेरी शॉर्ट, या फिर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पड़ेगा। तो हम पढ़ाई भी उसी प्रकार से करेंगे। तो भाई इसमें इकाई 1 2, इकाई 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, एक एक नंबर के, और इकाई 2 से 2 मार्क्स का एक अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना। तो बहुत शॉर्ट आते हैं, बहुत आसान है, छोटा छोटा पढ़ना है, आपको पूरा ध्यान रहेगा, बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया, इसका अंक विभाजन की बात मैंने कर दी, इसका अंक विभाजन आपको समझा दिया कि भाई 2 इकाइयां इसमें शामिल है, भाषा क्या है और दूसरी इकाई है भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता। खासकर आप बहुभाषिकता पर ध्यान दें इकाई 2 में,
और पहले इसमें भाषा पर ध्यान देंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे, पूरी तैयारी तो भाई पूरा आपका कंप्लीट है ऐसे ही। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करें तो भाई यहाँ मध्य प्रदेश से जुड़े, मध्य प्रदेश की भाषा, मध्य प्रदेश की बोली से जुड़े कई प्रकार के आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें पहला, मध्य प्रदेश की बोली कौन सी है? भाई मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है ना। अब मध्य प्रदेश में कितनी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं ये आपको पढ़ लेना है, अलग से पढ़ के रख लेना है, किसी और प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा या फिर अभी तो आपको काम आना ही आना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ध्वनि भाई मध्य प्रदेश की बोली है बुंदेली। कौन सी बोली है मध्य प्रदेश की? बुंदेली, आपको ध्यान रखना है। बुंदेली जो है वो मध्य प्रदेश की बोली है, ठीक, मध्य प्रदेश की बोली है बुंदेली, बुंदेलखंड तरफ बुंदेली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, भाषा क्या है? भाई भाषा है ध्वनि संकेतों का व्यवहार, ध्वनि संकेतों के द्वारा, ध्वनि मतलब भाई हम जो आवाज निकालते जो साउंड करते, तो ध्वनि संकेतों का व्यवहार क्या है? भाषा है। अगला, भाषा का संबंध किससे? भाई तो भाषा का संबंध सीधा सीधा व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से, ग्रामर से। जो हिंदी व्याकरण होता है ना, या फिर आप किसी भाषा की बात करें, हिंदी की बात करो तो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी की बात करो तो इंग्लिश ग्रामर, तो किसी भी भाषा का संबंध उसके व्याकरण से होता है, ठीक है। और भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? तो हल्बी बोली जाती है। कौन सी? हल्बी, जी हाँ, ह आधा ल ब बड़ी मात्रा, हल्बी, ये ध्यान रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हल्बी बोली जाती है। अब आप बोलेंगे एमपी डीएलएड है तो छत्तीसगढ़ का क्यों पढ़ा है? भाई साहब छत्तीसगढ़ जो है पहले भारत का सॉरी माफ कीजिए, मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश से बाद में वो अलग हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पे बहुत सारी मध्य प्रदेश की बातों का प्रभाव है, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बातों का मध्य प्रदेश पर प्रभाव है, तो वो हमसे अभी अलग हुआ, लेकिन पहले एक में ही था, तो हम उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो भाई छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी? हल्बी है। मध्य प्रदेश के कई भागों में भी हल्बी भाषा बोली जाती है, क्योंकि उससे जुड़े थे हम। अगला, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि, जी हाँ, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो ब्राह्मी लिपि आप जानते होंगे, लिपि यानी जिससे भाषा का आविष्कार होता है, भाषा जिससे निकलती है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी, आप जानते होंगे, हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है, और इस देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला देखिए, मातृभाषा का सिद्धांत क्या है? भाई मातृभाषा यानी कि मदर टंग जो होती है मातृभाषा, उसका सिद्धांत क्या है? तो उसका प्रिंसिपल क्या है? तो मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, भाई क्रियाशील, एक्टिव रहो एकदम, है ना। दूसरा, अभ्यास, प्रैक्टिस करो, अनुकरण करो, किसी को फॉलो करो, अनुकरण करो। तो क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकूलन, है ना, अनुकरण, यह ध्यान रखिए। क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकरण, ये तीन चीजें जो है ये किसी भाषा को, मातृभाषा को सीखने का सिद्धांत है। मातृभाषा अगर सीखना है तो आपको ये आना चाहिए। मातृभाषा का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता, फिर क्या है? अभ्यास, फिर क्या है? अनुकरण। जी हाँ, क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, यह सब कुछ क्या है? मातृभाषा का क्या है? ये सिद्धांत। मातृभाषा अगर आपको सीखना है तो आपको क्रियाशील रहना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अनुकरण भी करना पड़ेगा, तो ही आप मातृभाषा सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये होगा भाई मातृभाषा के बारे में। अगला देखिए, भाषा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? भाषा में जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो उस प्रमुख तत्व में भाई वाक्य है, ध्वनि है, शब्द है ना। वाक्य, ध्वनि, शब्द, ये तीन चीजें जो है भाषा के प्रमुख तत्वों में शामिल है। वाक्य, ध्वनि और शब्द, जी हाँ, वाक्य, ध्वनि और शब्द, इन तीन से ही भाषा जो है बनती है। तो इन्हीं तीनों से तो भाषा मिलकर बनती है, यही भाषा के मेन कंपोनेंट्स तत्व है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स है। तो भाषा के प्रमुख तत्व कौन से? वाक्य, ध्वनि और शब्द। अगला बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। आप सभी को जहां तक मुझे पता है मालूम ही होगा, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है, आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात, मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? मालवी भाषा का क्षेत्र है उज्जैन। कौन सा क्षेत्र है मालवी भाषा का? उज्जैन। मालवी भाषा का क्षेत्र है उज्जैन। भाई उज्जैन के उस पूरे क्षेत्र में जहां महाकालेश्वर, महाकाल बसते हैं, तो उस उज्जैन के क्षेत्र में मालवी भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मालवी भाषा वहां अधिकतर बोली समझी जाती है, तो मालवी भाषा का क्षेत्र क्या हो गया? उज्जैन हो गया। अगला देखिए, क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की है पूछा गया। तो क्षेत्रीय भाषाएं कुल 12 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 12। क्षेत्रीय भाषाएं 12 प्रकार की होती हैं, आपको ध्यान रखना। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। तो ये तो हो गया भाई हमारे वस्तुनिष्ठ, 10 वस्तुनिष्ठ बताए, इसमें से 2 आएंगे, 100% गारंटी, लिख के लो, इसी में से 2 आएंगे। ये अगर 10 पढ़ लिए तो पूरा कंफर्म है। तो चलो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें कि आप भूल ना जाओ, ताकि आपको पूरा याद रहे। देखो चलते हैं। मध्य प्रदेश की बोली है बुंदेली। कौन सी बोली है मध्य प्रदेश की? बुंदेली। दूसरा, भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाई भाषा जो है वह ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। तीसरा, भाषा का संबंध किससे है? व्याकरण से। भाषा का संबंध किससे है? व्याकरण से है। अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? भाई हल्बी बोली। छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली बोली जाती है। कौन सी? हल्बी बोली। अगला, देवनागरी लिपि का विकास हुआ किससे? ब्राह्मी लिपि से।
देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला, मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, है ना। तो मातृभाषा का जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण। ये किसका सिद्धांत है? मातृभाषा का। मातृभाषा का सिद्धांत 3 है, क्रियाशीलता, अनुकरण, सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, 3, ठीक है। अगला, भाषा के प्रमुख तत्व कौन से? भाई वाक्य, ध्वनि और शब्द, ये भाषा के प्रमुख तत्व हैं। भाषा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? वाक्य, ध्वनि, शब्द, ये 3 भाषा के प्रमुख क्या है? तत्व हैं। अगला, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भाई हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, ये भी आप जानते होंगे। मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा? भाई उज्जैन। या उज्जैन क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा। ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो मालवी भाषा का क्षेत्र है उज्जैन, और उज्जैन के पूरे क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये हो गया। अगला देखिए, क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं? तो क्षेत्रीय भाषाएं कुल 12 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 12। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट, जो 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, उन प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया भाई कि जो इतने एमसीक्यूज है जहां से 2 आने वाले हैं, ये पार्ट 1 से, यानी भाषा क्या है उससे। अब हमारे जो रहेंगे सारे, ये सब बहुभाषिकता के ऊपर रहेंगे, यानी भाषा बोलना, भाषा सीखना, इन सब के ऊपर रहेंगे, ठीक है, भाषा की विशेषताओं जैसे। तो इसमें जो है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो गए 10। अब हम जो बात करने वाले हैं 15 जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो चलिए उनकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ आप हमें बताएं कमेंट करके कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको किस प्रकार के वीडियो चैनल पर और चाहिए, क्या आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आप रीड की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी मिल जाएगी। किसके बारे में? रीड के बारे में, सीटेट के बारे में, जितने भी विषय हैं उनकी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं, बात करते हैं इनकी। तो पहला, भाषा अर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए, भाषा से जुड़ा, भाई नाम ही इकाई का भाषा क्या है, और भाषा विविधता और बहुभाषिकता है, तो भाषा के ऊपर ही सवाल रहेगा, जाहिर सी बात है ना, कॉमन सेंस। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भाषा अर्जन, अर्जन मतलब अर्जित, हासिल करना, सीखना। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको डिटेल में समझाओ। तो भाई भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है वो आप पहले खुद ही जानते हो कि आपने कैसे सीखी। आपने पहले किसी को बोलते हुए सुना होगा, उसके बाद आपने उसको समझा होगा, फिर दोहराया होगा, फिर पढ़ा होगा, फिर लिखा होगा। कुछ इसी प्रकार से है ना, यही चीजें होती है। तो किसी को फॉलो करके लिखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, है ना, अनुकरण किसी को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। तो कैसे सीखते हैं? पहला, भाषा अर्जन की प्रक्रिया निम्नलिखित दी गई है, या निम्नलिखित माध्यमों से भाषा अर्जित की जा सकती है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर भाषा अर्जित की जाती है। कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, डायरेक्ट आंसर मत शुरू कर देना, ऐसा आप लिखना, ठीक है। इससे पहला है स्वाभाविकता, दूसरा है अनुकरण, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा अभ्यास, पांचवा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति है दोहराना। स्वाभाविकता, स्वाभाविकता मतलब भाई हमारे स्वभाव, हम अपने स्वभाव से मन में जो चीज हमारे है, अगर उसको हम बोल देंगे, उसको प्रकट करेंगे, तो ही तो भाषा सीखना होगा, है ना, आना चाहिए। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। डैश दे देंगे, नंबर 1 लिखेंगे आप स्वाभाविकता। तो स्वाभाविकता में भी लिखना पड़ेगा कुछ, थोड़ी सी थ्योरी। क्या लिखेंगे आप कि भाई आपके स्वभाव में, आपके मन में जो चीजें हैं, आप जो भाव रखते हैं, आपका जो स्वभाव है, उसको भाई प्रदर्शित करिए, दूसरों के सामने लाइए, तो आपका स्वभाव में बन जाएगा। इससे क्या होगा भाई, आप भाषा को सीख पाएंगे, अपने भाषा को, अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर पाएंगे, जिससे दूसरे लोग जो हैं उसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये हो गया, आपकी भाषा को आपने प्रकट किया। दूसरा, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, यानी आप किसी का भाई अनुकरण कीजिए। किसी ने बोला, जैसे शिक्षक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आपको, तो आप मेरा अनुकरण करके सीख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। अनुकरण कीजिए किसी न किसी का। तो दूसरा नंबर लिखना अनुकरण, डैश देकर लिखिए। भाषा अर्जन के लिए अनुकरण एक उत्तम विधि है, अनुकरण करना चाहिए। बोली गई शब्द वाक्यों को हमें अनुकरण करके, दोहरा के सीखना चाहिए। तो ये होगा भाई अनुकरण भाषा का। तीसरा, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है भाई, हमारी आजादी जो है, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ना, कैसे हम अपने आप को दूसरों के सामने रखते हैं, ये अभिव्यक्ति कहलाती है। तो भाषा के लिए भाई आपको अभिव्यक्त करते आना चाहिए। कई लोग देखना कुछ बोलते नहीं है, अपने अंदर कई भावनाएं होती है, किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, कैसे छात्र होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अभिव्यक्ति यानी कि आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, उन बातों को आपको दर्ज कराना है दूसरों के सामने। आपकी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको दर्ज कराएं, यानी आप दूसरों के सामने उस भाषा को बताएं, है ना। तो ये आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति क्या है भाई, अपनी भाषा को दूसरे के सामने रख पाना, अपनी भाषा को दूसरों के सामने जाहिर कर पाना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भाई अभ्यास।
अभ्यास का मतलब क्या भाई? प्रैक्टिस। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो भाषा सीख रहे हो उस भाषा की प्रैक्टिस कीजिए, उसका सतत अभ्यास कीजिए, उस भाषा को बोलिए, सुनिए, दूसरों के सामने बोलिए, तो आप उसको सीख पाएंगे। तो अभ्यास करना। और पांचवा है पुनरावृत्ति, यानी उसको दोहराना, संक्षेपण या फिर पुनरावृत्ति कहते हैं। तो भाई इन कारणों से, इन तथ्यों से, इन चरणों में आप भाषा को सीख सकते हैं। तो भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो भाषा अर्जन करने के लिए आपको स्वाभाविकता, अनुकरण, अभिव्यक्ति, अभ्यास और पुनरावृत्ति ये होनी ही चाहिए, तभी जाके आप क्या करेंगे? भाषा सीख पाएंगे। स्वाभाविकता, अनुकरण, अभिव्यक्ति, अभ्यास और पुनरावृत्ति या फिर संक्षेपण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें पे। मानक भाषा एवं अमानक भाषा क्या है? जो मानक भाषा होती है और अमानक भाषा होती है वो क्या है? मानक भाषा बताइए और अमानक भाषा बताइए। भाई मानक भाषा वो होती है, अब देखो मानक भाषा और अमानक भाषा के बीच में अंतर ही पूछता है। तो मानक भाषा आपको आनी चाहिए जिस भाषा का एक विस्तृत ग्रामर होगा, सर्वमान्य होगा, सभी लोगों ने, विद्वानों ने उसको मान्यता दी होगी, उसका एक विस्तृत रूप होगा, निश्चित रूप होगा, निश्चित व्याकरण होगा, तो उस भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, और मानक भाषा में हमेशा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि अमानक भाषा में व्याकरण जो हो एकदम स्थिर नहीं होता, व्याकरण के नियम बदलते रहते हैं। अमानक भाषा में व्याकरण संतुलित नहीं होता। अमानक भाषा में तत्सम तद्भव के साथ देश शब्द, आगत शब्द, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मिक्सअप रहता है पूरा। लेकिन मानक भाषा में सिर्फ और सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्दों का ही इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मानक भाषा सर्वमान्य होती है, अमानक भाषा सर्वमान्य नहीं होती है। मानक भाषा जो होती है ये संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है, इसका दायरा बड़ा होता है, जबकि अमानक भाषा संपूर्ण क्षेत्र में नहीं, एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है जिसका दायरा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में एक भाषा बोलते होंगे तो वो मानक भाषा नहीं है, अमानक भाषा है। लेकिन वही भाषा पूरे राज्य भर में बोली जा रही तो कौन सी भाषा बन जाएगी? मानक बन जाएगी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि उसका एक विस्तृत व्याकरण होगा, उसका विस्तृत मान होगा, उसमें सही ढंग से इसको इस्तेमाल वगैरह किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मानक भाषा और अमानक भाषा के बीच में अंतर है। मानक मानवीय भाषा, अमानक अमानवीय भाषा। मानक भाषा का अपना एक फिक्स मान है, माप है, उसका एक फिक्स निश्चित दायरा है। अमानक भाषा ऐसा कुछ नहीं है। मानक भाषा में सही व्याकरण होगा, निश्चित व्याकरण होगा, अमानक भाषा में व्याकरण निश्चित नहीं होगा। मानक भाषा जो है उसका दायरा विस्तृत बड़ा होता है, अमानक भाषा का दायरा छोटा होता है। मानक भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का ही प्रयोग होता है, जबकि अमानक भाषा में तत्सम तद्भव के साथ साथ देशज, अग्रज, इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, मानक और अमानक भाषा के बीच में अंतर भी है, डेफिनेशन भी आप ध्यान रख पाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाषा क्या है समझाइए। भाषा क्या है? मनुष्य अपने विचारों, अपने संवेदनाओं, अपनी भावनाओं को शब्दों, ध्वनि के माध्यम से, वाक्य, ध्वनि और शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करना, इसे ही तो भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब क्या है? एक दूसरे से संचार करना, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें मैं उसको बताऊं, वो अपना बता दे मुझे, भाषा है ना। तो भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाएं, संवेदनाएं ये जो है प्रकट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ध्वनि, शब्दों की सहायता से। जी हाँ, ध्वनि, शब्दों और वाक्यों की सहायता से। तो इस प्रकार से जो भाषा का डेफिनेशन दिया जाता है वो मैंने आपको बतला दिया कि भाषा की डेफिनेशन कैसे है। ये होगी भाषा का डेफिनेशन। अगला भाई, बहुभाषा क्या बतलाई? बहुभाषा क्या होती है? भाई बहुभाषा जो होती है वो तीन भाषाओं को मिलकर बनती है। मुख्यतः तीन भाषाओं, तीन प्रकार की भाषाओं को मिलाकर ही बहुभाषिकता बनती है। उसमें एक राष्ट्रभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा। जी हाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। भाई राष्ट्रभाषा वो जो देश की भाषा हो, जिसको सभी लोग बोलते हो और जो निश्चित तौर पर इस्तेमाल की जाती हो। राजभाषा वो जिसमें देश के सरकारी कामकाज इस भाषा में होते हो, राजभाषा। और अंतरराष्ट्रीय भाषा ऐसी भाषा जो भाषा विदेश की हो, विदेश से व्यापार करने के लिए, विदेश के लोगों की भाषा समझने के लिए, विदेश की बातें समझने के लिए या अपनी बातें उनको समझाने के लिए जिस माध्यम भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो भाई जो यहाँ पर आपको बहुभाषा दिख रहा है, बहुभाषा का अर्थ होता है कई भाषाओं का संगम, कई भाषाओं का प्रयोग। जैसे कि अभी हम बात करें, अगर मुझे खुद को भी 4 भाषाएं बोलनी आती है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी, इन 4 भाषाओं को मैं बोल लेता हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुभाषी व्यक्ति हूं। मैं अपनी जरूरत के हिसाब से घर में रहूंगा, माता पिता के साथ भोजपुरी बोल सकता हूं, और फिर महाराष्ट्र में या जहां भी जाऊंगा मैं तो वहां मराठी भी बोल सकता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशन महाराष्ट्र में बहुत हुआ है तो मैं मराठी बोलने में सक्षम हूँ। साथ ही साथ मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, शुरू से पढ़ाई मैंने इंग्लिश मीडियम में की है, 12th तक की पूरी, और कॉलेज भी। तो मेरा जितना भी पढ़ाई हुआ, इंजीनियरिंग वगैरह सब, ये सब मेरा इंग्लिश में हुआ, तो मैं अंग्रेजी भाषा भी अच्छे से बोल समझ लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से। और फिर उसके पश्चात हिंदी भाषा तो हम सबको आती है, हमारी मातृभाषा रही है ना। स्कूलों में सब जगह पर हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था, तो हिंदी भाषा तो ऐसे भी आती है। तो इन 4 भाषाओं का संगम है मेरे पास, तो मैं बहुभाषी व्यक्ति हूँ। लेकिन क्या होता है, मैं पढ़ाई लिखाई अभी आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ,
किंतु मेरा जब इंग्लिश मीडियम के एग्जाम्स होते थे और मैं तुम्हें इंग्लिश में लिखता था तो मेरी दूसरी भाषा का प्रयोग करता था ऑफिशियल। आपसे बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर प्रोफेशन इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ाता तो भी मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता? हिंदी का, ताकि आप समझ सको। तो वो मेरी भाषा होगी पर्सन, है ना। तो ऐसे ही बहुभाषा होती है। राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली उस भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। जिस भाषा में कामकाज होते सरकारी, उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी है और हिंदी भी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो विदेश से आती है, विदेशों के लोगों को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए बोली जाती है, व्यापार के लिए काम आती है। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कुल भाषाओं, कुछ भाषाओं के नाम आते हैं, कुल नहीं, कुछ भाषाओं के। कुल तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बतलाइए। तो यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम देख लीजिए। बुंदेली बोली, मालवी बोली, निमाड़ बोली, छत्तीसगढ़ी बोली और हल्बी एवं गोंडी बोली। जी हाँ, हल्बी एवं गोंडी। फिर से नाम देख लीजिए। बुंदेली बोली, मालवी बोली, निमाड़ बोली, छत्तीसगढ़ी बोली और हल्बी एवं गोंडी बोली। तो यहाँ आपके सामने महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर सामने आएंगे। अब इसको डायरेक्टली कैसे लिख दोगे? भाई मध्य प्रदेश से बोले जाने कुछ भाषाओं के नाम नहीं लिखे तो दिए गए हैं, डैश देंगे। नंबर 1 बुंदेली बोली, बुंदेलखंड में बहुत बोली जाती है। फिर मालवी बोली, मालवा के क्षेत्र में बहुत बोला जाता है, प्लेटिव पठार में। फिर निमाड़ बोली, निमाड़ तक। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमाओं पर। फिर हल्बी एवं गोंडी बोली, ये भी छत्तीसगढ़ी में ही आता है। तो इतने प्रकार की भाषाएं जो है बोली जाती है मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक, तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आने वाले डेढ़ की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो ये होगा इकाई 1 और 2, यानी भाषा क्या है और भाषाई विविधता के बहुभाषिता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया भाषा क्या है, भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता, ये इकाई के प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण। और ये इकाई जो है ली गई है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास प्रथम वर्ष के विषय से। तो ये 4-5 वीडियो में सारा का सारा इकाई जो है पूरा इकाई ने पूरा विषय समाप्त कर देंगे। तो डीएलएड का कोर्स भी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने अंक विभाजन भी इसका बता दिया, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी बता दिए और आपको भी बता दिया कि श्रीनाथ एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कौन से कोर्सेस ऑफर करते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। देर मत कीजिए, सैकड़ों छात्रों ने अपना भविष्य संवारा है, आप भी संवार सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, फीस से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिए, वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।